जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आपका स्वागत है जीत एक्सप्रेस पे। हम लोग ने पिनाक सीरीज के अंदर क्लास 12 की बायोलॉजी में बॉटनी का सेकेंड लास्ट चैप्टर कर लिया। बस एक चैप्टर बचा है और जूलॉजी में एक चैप्टर बचा है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड लास्ट चैप्टर हम लोग ने किया है, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसका आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 3 घंटे का लेक्चर लिया था और उसमें एक बार में पोस्ट फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन वाला जो इवेंट था वो बताते थे पूरा। बेसिकली फर्टिलाइजेशन से यानी पॉलिनेशन से लेते फर्टिलाइजेशन फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये जो तीनों इवेंट है ये मैंने उसी में कवर कर लिए थे। ठीक है, 3 घंटे का लिया था और उससे पहले बता देते हैं 6 लेक्चर जो लिया था वो 5-5 घंटे थे। एक दो, दो तो 1-1 घंटे थे और एक दो 5-5 घंटे थे बाकी सभी। ठीक है, तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं। और बताओ कैसे है? सब बढ़िया? आशा है सब बढ़िया होगी। ठीक है, और मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम में कल ही अपलोड कर दिया था। थी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डीपीपी है। आज मैं डिस्कस करूँगा। तो लोग किए नहीं हो क्या? कर लेना था तुम लोग तो, अगर किए नहीं होगे तो। या अभी बता देते हैं, मेरे साथ ही साथ तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर बाद में डीपीपी को जाके देख लेना थी कौन कौन से क्वेश्चन तो लोग से गलत हुए, क्यों गलत हुए। ठीक है, तो वो जो पीडीएफ है उससे जाके देख लेना ना। ठीक है, और मैं ये बात बोलना चाह रहा था, मतलब कि अभी यूट्यूब में और सोशल मीडिया में आसपास, वैसे तो मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट उतना है नहीं, एक यूट्यूब है बस और एक थोड़ा सा टेलीग्राम है। तो इसी में बात चल रही थी अ, राजकुमारी गौ माँ, क्या देते हैं, गौ लामा के बारे में। ठीक है, मैंने क्या नाम बोला? राजकुमारी गौ लामा के बारे में। ताते हैं इन्होंने क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिज्म अपना लिया था। ठीक है, मतलब कि बेसिकली ईसाई धर्म अपना लिया था। ऐसी कन्वर्जन रह के जो चलते हैं, कई जन चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैं उसमें कुछ नहीं जानना चाह रहा, पर मैं हिस्ट्री में जानना चाह रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं तो कि मैं यहाँ पे ताते गए हैं। मैं असल में क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। हिस्ट्री भी पढ़ा दूँ, पर असल में मैं हिस्ट्री पढ़ाने जाऊँगा ना, तो मैं एनसीईआरटी में जो बातें हैं उनकी जब उसमें जाऊँगा ना, बता देते हैं गहराइयों पे, तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, इसलिए मैं वो सब करता नहीं। ठीक है, और सीधा मुझसे वो पढ़ाते बनेगा नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत तो गहराई में जाऊँगा, और थोड़ा बहुत गहराई में जाऊँगा तो फिर अ, मिर्ची लगेगी, इसीलिए मैं करता नहीं। दूसरी बात, इनके बारे में मुझे बताना ज़रूरी था तो थी, हिस्ट्री जाननी चाहिए अपने बारे में, अपनी इतिहास को जानना चाहिए। तो ये जो प्रिंसेस गौरामा जो है ना, ये असल में कुर्ग रीजन तुम लोगों ने क्लास 10 की इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो वहाँ के महाराज थे, आखिरी महाराज थे वहाँ के, जिनका नाम है चिका वीला राजेंद्र। क्या नाम है? चिका वीला राजेंद्र। ठीक है, उनकी ये क्या थी? सुपुत्री थी, मतलब ताते हैं उनकी बेटी थी। फिर इसे ताते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, आप बोल सकते हो बेसिकली वो कर लिया था, एब्डक्ट कर लिया था, मतलब कि आप बोल सकते हो कि फोर्सफुली ले लिया था। हाँ, वो लिखते हैं कि राजा ने अपनी सहमति से लिया था। वो हिस्ट्री तो मैनिपुलेट करने का रीजन होता है। ठीक है, तो अभी भी बहुत जन ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली लिया था, और कुछ मानते हैं कि राजा ने खुद एंड वो किया था। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स का दबाव इतना लाजा में था, ये करीब करीब 1850 की बात है। तो जब ये ले जाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये कितने साल की थी बताओ? 11 से 13 साल। 11 से 13 साल की कन्या ब्रिटिशर्स द्वारा तादेते हैं एब्डक्ट की गई थी। ठीक है, और फिर इसे तादेते हैं किसके साथ मैली करवाए थे? ये तादेते हैं एक सफ़ेद सुअर, मैं ब्रिटिशर्स को सफ़ेद सुअर बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं वैसा माइंडसेट तो नहीं हूँ ना। मैं जो मेरे देश के खिलाफ करता है, मैं उसे एनिमी की तरह से ही देखता हूँ। मैं उसे किसी और तरीके से देखता ही नहीं। ठीक है, तो जो मेरे देश के खिलाफ रहता है उसे, ठीक है, तो इस सफ़ेद सुअर के द्वारा बताते थे इंग्लैंड में इस सफ़ेद सुअर
के साथ इसकी शादी करवाई गई थी। और वो सफ़ेद सुअर कितने साल का था बताओ? अराउंड 50 के एज का था वो। मतलब इससे ये जो राजकुमारी थी, इनसे बोलते हैं कि 30-40 साल का तो फर्क था ही। मतलब वो अराउंड 50 के एज का था बोला जाता है। ठीक है। और फिर इन्हें फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिज्म अपनाया गया था। ये इन्होंने खुद से नहीं अपनाया था। ये जो बताते थे कुर्ग के राजा थे, ये सनातन धर्म का राज्य था। कुर्ग वाला रीजन पहले पूरे भारत में सनातन धर्म का वो था, बताते थे हैं सनातन धर्म था। फिर मुगल्स आए, इन्वेडर्स आए, अफगानिस इन्वेडर आए, इस्लामिक इन्वेडर आए। ठीक है। और फिर बता देते हैं ये जो है तो ये जो राजकुमारी थी ये सनातन धर्म फॉलो करती थी। फिर इन्हें फोर्सफुली बता देते हैं वो बनाया गया था। बेसिकली फोर्सफुली क्रिश्चियनिज्म या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था। और बताओ ये बता देते हैं अराउंड 20 की एज में बोलते हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी। और इनकी डेथ कब हुई? 21 की एज में। और अभी भी बहुत से जन, सोचो ये हमारे अभी भी बहुत से जन है ना बता देते हैं वो करने आ जाएंगे। बेसिकली आप बोल सकते हो सील्ड करने ब्रिटिशर्स को। जबकि उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ इतना गलत किया। लोग बोलते हैं इंडियन रेलवेज दी, किसके कॉस्ट पे दी? क्या उनके पास खुद से था? पहले से नहीं। यहाँ से चीजें लेते गए, यहाँ से चोरी किया। और उस कॉस्ट पे हमारी जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी लाशों के आधार पे, उनकी दाते थे लाशों के ऊपर खड़े होते, उनके खून के ऊपर खड़े होते। उन्होंने दाते थे वो किया, अपनी डेवलपमेंट की। और रेलवे भी क्यों लाए? अपने फायदे के लिए। और जब उन्होंने रेलवे लाया, जब उन सफेद वालों ने रेलवे लाया, तो ताते थे कितने तिली काटे गए। हाँ, कितने फॉलेस। ये बोला जाता है कि जब 1800 से ताते थे हैं, 1800 से 1900 के बीच में आप पढ़ना, ब्रिटिशर्स ने कितना फॉलेस जो है ताते थे हैं उसमें काट दिया भारत में। आप पढ़िए ये जो स्लेवरी की माइंडसेट है कि ब्रिटिशर्स अच्छे थे, बिल्कुल नहीं। वो बताते थे उन्होंने हमारे पूर्वजों का खून बहाया है। ये तो याद रहना चाहिए। इसीलिए मैं श्रीधर वेम्बू जी जो अभी जोहो के फाउंडर हैं, मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है कि वो इस माइंडसेट को पहचानते हैं जो वेस्टर्न लोगों ने यहाँ पे लोगों में भर दिया है। कि बताते हैं कि जो वाइट चमेली या वाइट सुअर हैं, वो बताते हैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, वो यहाँ के लोगों में भर दिया है माइंडसेट में। और बहुत से लोग हैं जो ताते हैं अभी भी उन्हें सील निकलने आ जाते हैं उनके नरेटिव। तो वो सीधा वेम्बू जी हैं, उसके बारे में बोलते हैं। ताते थे। अब अगर आप देखें चाइना की तरफ या कोरिया की तरफ या जापान की तरफ, ये अपनी हिस्ट्री के प्रति है ना बहुत ज़्यादा वो हैं लॉयल। मैं ताते थे हैं चाइनीज, कोरिया और जापानीज से है ना, यहाँ वालों को वो सीखनी चाहिए। एक तो नेशनलिज्म और अपनी हिस्ट्री को पहचानने की शक्ति। ये दो चीजें है ना सीखनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। कुछ सीखो ना सीखो, ये दो चीजें सीखने यहाँ के लोगों को बहुत जरूरी है। हाँ, आपको लग रहा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ, तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर ये बहुत जरूरी है। ऐसा टीचर अगर मैं बस स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर सकता हूँ कि मैं एक टीचर को जानता हूँ, अच्छा फेमस टीचर है। और उसने बताते थे पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल वो थी पार्टी, उसका अपने उसमें टेलीग्राम में शेयर किया था पोस्ट। तो मैं यहाँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नरेटिव नहीं फैला रहा, ना ही मैं यहाँ पे किसी का कुछ कर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पे अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी वो है सभ्यता, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पुनः जागरण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम लोग अपना टॉपिक करें क्या चालू? ठीक है, तो आज हम लोग तो क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग तो क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चालू करते हैं। ये डीपीपी है हमारी। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? आइडेंटिफाई पी टू वी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी पी क्यू आर एस टी यू वी सभी को आइडेंटिफाई करना है। तो पी क्या है? सेपल है। पी क्या है? सेपल है। क्यू क्या है? पेटल है। क्यू क्या है? पेटल है। एस जो है ये क्या है? फिलामेंट है। और आर क्या है? आर है आपका एंथर। टी क्या है? आपका स्टिग्मा है।
स्टिग्मा है, बता देते हैं। यू क्या है, आपका स्टाइल है। और आपका वी क्या है, वी आपका ओवली है, वी क्या है आपका ओवली है। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे पी सेपल एक ही में है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, द स्टेमन रिप्रेजेंट, स्टेमन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टेमन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाँ कि ना? ये स्टेमन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बात याद रखना। जो स्टेमन है, जो स्टेमन है, और बता देते हैं वो है पिस्टल, सॉरी ओवली लिखा था, पिस्टल जो है ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये स्पोलोफिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पोलोफिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेल स्पोलोफिल और ये फीमेल स्पोलोफिल। मेल स्पोलोफिल को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल, माइक्रोस्पोलोफिल। मेल स्पोलोफिल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोलोफिल। और बता देते हैं पिस्टल को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोलोफिल। पिस्टल को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोलोफिल या मेगास्पोलोफिल। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, स्टेमन दिस माइक्रोस्पोलोफिल। बहुत से स्टेमन तो माइक्रोस्पोलेंजिया बोल देते हैं, पर स्टेमन माइक्रोस्पोलेंजिया नहीं होता। और मेल गैमेटोफाइट तो आपका वो हो जाता है क्या? पोलन ग्लैंड। हाँ कि ना? समझ में आया? अब आते हैं डायथिकस एंटर कंटेन्स दैट माइक्रो डैश माइक्रोस्पोलेंजिया। तो आंसर है 4 माइक्रोस्पोलेंजिया। डैश इन ईच लोब, तो आंसर है 2 लोब, यानी 2 इन ईच लोब। एंटर ऐसे लेते हैं ना? हाँ कि ना? 2 इन ईच लोब। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? समझ में आया? कितने लोब? दो बताते थे, 2 इन ईच लोब। हाँ कि ना? क्या दो लेते हैं एक लोब में? तो सोचो, तो सोचो, क्या दो लेते हैं एक लोब में? ती जो धायती का सेंटर लेता है, धायती का सेंटर लेता है, उसके पास कितने माइक्रोस्पोलेंजिया लेते हैं? धायती का सेंटर कितने वो लेते हैं? सोचो थोड़ा, तो ऐसे सोचो, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे धायती का सेंटर एकदम स्पेसिफाई किया है। तो ऐसे सोचो, क्या धायती का सेंटर होना कुछ और होता है? ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग तो सोचना आना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता ही इसलिए हूँ ताकि तुम लोग सोच पाओ। तो ऐसे सोचो क्या होगा, तो ऐसा दिमाग चलाओ, दिमाग चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो सोचो। डायटी का सेंटर मतलब, डायटी का सेंटर मतलब होता क्या है, ये सोचो पहले। डायटी का सेंटर होना मतलब होता क्या है? फिर आप ये सोचो कि डायटी का सेंटर में कितने वो लेंगे लोब्यूल। फिर आप ये सोचो कि डायटी का सेंटर तो हो गया, उसमें लोब्यूल तो हो गया, पर उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया लेंगे। ये सोचो, इस तरीके से सोचा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? तो कितने लेंगे? आंसर है 2 ही लेंगे, मैंने पहले ही सही बताया था। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे 1 ऑप्शन होगा। हाँ कि ना? तुम लोग तो सोचना आना चाहिए। मैं क्वेश्चन तुम लोग तो यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ, डिस्कस करवा दे रहा हूँ, पर सोचना आना चाहिए। देखो, और इस क्वेश्चन में आगे जाएंगे ना, तो बहुत से क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी और सेल साइकिल के मिले हुए मिलेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, और उनका जो मॉर्फोलॉजी और सेल साइकिल का डिवीजन में का जो है, सेल साइकिल और डिवीजन था, तो मैंने वो ले लिया है प्रैक्टिस सेशन, और उसका वन शॉट भी अपलोडेड है, तो तुम लोग उससे देख लेना। मॉर्फोलॉजी तक आते थे हैं, तो लो तो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इधर लेके बैठूंगा ना, बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अगर पूरा मॉर्फोलॉजी समझाने लग गया, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो लो तो पर समझना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोलेंजिया करेक्ट? माइक्रोस्पोलेंजिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो माइक्रोस्पोलेंजिया इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ये तो सही है। आउटर 3 लेयर परफॉर्म द प्रोटेक्शन एंड डिसेंस ऑफ एंटर। आंसर है यस सर। सेल्स ऑफ टेपिटम अंडर द meiosis एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोल टेटला। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कितने सही है? 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या होगा तुम लोग के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। तो क्या दिया हुआ है? लीड द गिवन स्टेटमेंट, आउटर एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोलोपोलिन। सही है। इनर इंटाइन इज मेड ऑफ पेक्टोसेल्यूलोस इन नेचर। यस सर। जनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन दी अबंडेंट फूड रिजल्ट। बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे है ना, दोनों सेल को वो कर दिया है ऊपर नीचे। जनरेटिव सेल असल में यानी जो आपका वेजिटेटिव सेल असल में बड़ा रहता है,
और अबंडेंट फूड रिसोर्स रहता है और जनरेटिव सेल छोटा रहता है और वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन है, पोलन के लिए स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन से सही नहीं है? तो आंसर है 3 और 4 सही नहीं है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू पोलन एलर्जी? तो पोलन एलर्जी में आपको याद रहना चाहिए कैलेट ग्लास पाल्थेनियम, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो आपको याद रहने चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पाल्थेनियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लीड दी गिवन स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। द वायबिलिटी ऑफ पोलन डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू सम एक्सटेंट। तो आंसर है यस, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में डिपेंड करता है पोलन की वायबिलिटी कुछ हद तक। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? सम मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी एंड लेगुमिनेसी लेस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। तो आंसर है नहीं, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी जो फैमिली है इनके मेंबर्स की वायबिलिटी 1 मंथ से लेते बहुत मंथ तक हो सकती है, 1 मंथ और मोर देन 1 मंथ हो सकती है इनकी वायबिलिटी। सिर्फ 30 मिनट में इनकी वायबिलिटी इनके पोलन की खत्म नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेपरवर्म। ये बात याद रखना, पेपरवर्म में कैसी ओवली होती है? सिनकार्पस ओवली होती है। कैसी होती है? सिनकार्पस ओवली होती है, आपको याद रहना चाहिए। मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताया हूँ तो वो एग्जाम्पल आपको क्या लेनी चाहिए? एग्जाम्पल याद लेना चाहिए, और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये याद लेना चाहिए। तो जैसे पेपरवर्म आया, तो अगर आप तो क्वेश्चन पेपर में लिखने दे रहे हैं तो बगल में लिख दो या एलो डालते सिनकार्पस ओवली, आप तो तुरंत पता चलेगा, याद रहेगा। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ये पेपरवर्क का डायग्राम डायलेट एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स जो अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये क्या है? ये आपके फ्यूज वो है स्टिग्मा, ये आपके क्या है? फ्यूज स्टिग्मा। और ये वाई क्या है? आपकी सिनकार्पस ओवली, हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा सेकंड। अब आते हैं लीड दी गिवन, ये फ्यूज स्टिग्मा नहीं, बेसिकली एक साथ बहुत सारे स्टिग्मा झूले हुए हैं और ओवली फ्यूज है। मैं बोलने तब मतलब वो था, गलत मतलब मत निकाल लेना ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? लीड दी गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, आंसर है यस। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? द कैविटी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड लोक्यूल, तो आंसर है नहीं, ओवली की जो ताकत है वो लेता है कैविटी, उसे लोक्यूल बोलते हैं, ना कि ओव्यूल की। इसलिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 को सही है, स्टेटमेंट ए तो सही है, बस स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय अ बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। नहीं, फिलामेंट से नहीं, फ्यूनिकल से। अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं, यहाँ पे फिलामेंट तो जल्दी जल्दी में फ्यूनिकल पढ़ लेते हैं और वही गलती होती है, ठीक है। द ओव्यूल फ्यूजेस विद स्टॉक इन द लीजन कॉल्ड आइलम। आइलम वाले लीजन में क्या बता देते हैं? फ्यूज होते हैं स्टॉक के साथ, मतलब कि जो आपकी स्टॉक रहती है फ्यूनिकल, उसके साथ जो ओव्यूल जिस लीजन में आते जुलता है, या जिस लीजन में आके ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो पार्ट है वो आपस में फ्यूज होता है, जुलता है, उसे क्या हाइलम बोलते हैं। तो आंसर है यस, ठीक है। द टू प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल्स आर कॉल्ड इंटेगमेंट, आंसर है यस। द स्मॉल ओपनिंग इन द टिप ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड जंप होल, तो आंसर है नहीं। ऑफ द अबव स्टेटमेंट कौन से सही है? करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? तो बी और सी, बी और सी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जंप होल किस में होता है? पोलन में, ना कि ओव्यूल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, आइडेंटिफाई द पाथ लेबल्स एज ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए क्या है? एक तो आपका एंटीपोडल्स है, सी क्या है? सी आपका एग है, बी क्या है? सिनर्जिड है, और डी जो है वो आपके फिलीफॉर्म एपेलेटस है। तो ए एंटीपोडल्स, तो ये और ये तो कर गया, बी जो है वो सिनर्जिड, तो ये सी जो है ये एग, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पोलन ग्लैंड कैन बी रिलीज एट टू सेल स्टेट, यहाँ पे देखना थी नॉट करेक्ट बोला है ना, तो पोलन ग्लैंड टू सेल स्टेट में रिलीज हो सकते। स्पोलेजिनस सेल रिप्रेजेंटिंग मेगा स्पोर मदर सेल, तो आंसर है यस। मेगा स्पोर डिवाइस ट्वाइस टू फॉर्म
8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्पोर से बता देते हैं 2 डिवीजन में 8 सेल थोड़ी बना लेता है, बहुत डिवीजन लगते हैं उसे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे एक बार मियोसिस फिर 3 बार माइटोसिस, तो 2 डिवीजन में थोड़ी होगा बस। ठीक है, एग एंड सिनर्जिट ऑलवेज लाइज नियर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल, तो आंसर है यस। यहाँ पे करेक्ट कौन सा नहीं है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द फिलीफॉर्म एपेलेटस इज प्रेजेंट इन, फिलीफॉर्म एपेलेटस किस में प्रेजेंट है? सिनर्जिड में, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपेलेटस इन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक? एक एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक में क्या काम रहता है? पोलन ट्यूब को गाइड करना सिनर्जिड के अंदर। तो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, इट गाइड द पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। यस सर, ठीक है। इट ब्रिंग आउट द अबाउट द, ये बिल्कुल भी नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दिस करेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक। ठीक है, ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट अल्लो तो आइडेंटिफाई करना है। एग एपेलेटस इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द चैलेजल एंड, क्या चैलेजल एंड की तरफ एग एपेलेटस सिचुएटेड रहता है? बिल्कुल भी नहीं। एंटीपोडल्स आर सिचुएटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, बिल्कुल भी नहीं। इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी, तो आंसर है यस, थर्ड ओनली हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिन इज एस्योर्ड इन, सीड सेटिन किस में एस्योर्ड रहेगी? तो ऐसे प्लांट में एस्योर्ड रहेगी जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, साथ ही साथ उसमें क्या दिखेगा? उसमें आपको क्लोज फ्लावर दिखेगा, उसमें आपको क्या दिखेगा? क्लोज फ्लावर दिखेगा। तो ये मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमे लीना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमे लीना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटल ऑफ द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी, तो आंसर है यस। जय माता दी। The transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower of the same plant, gynogamy. Yes sir. Transfer of pollen grain from anther to the stigma of a genetically different plant of same species is called gynogamy. Answer है yes sir. क्यों? क्योंकि सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होना पोलन ट्यूब का, ये पॉलिनेशन होना कहलाता है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट की दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होना या पॉलिनेट करवाना कहलाता है जिटनोगमी। आप इसे बोल सकते हो। ये आप तो फिजियोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है, पर ये जेनेटिकली आपको क्या दिख रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं अगर मैं बोलूँ टी सेम स्पीसीज के किसी और प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर पे पोलन का जाना, फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन का जाना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है या जीनोकेमी कहलाता है? तो यहाँ पे कितने कलेंट है? तो सभी के सभी कलेंट है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स है। विंड पॉलिनेशन से फ्लावर कैसे लेंगे? बड़े लेंगे या छोटे लेंगे? छोटे लेंगे तो इन्फ्लोरेशन इसमें प्रेजेंट लेंगे, बड़े हो या छोटे ताते हैं ज़्यादा लाइट कलर नहीं लेंगे, ज़्यादा उनमें से स्मेल नहीं आएगी, ज़्यादा उनमें से ताते हैं वो बेसिकली उनमें नेक्टर लेस रहेगा, उनमें कोई नेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लाइट कलर बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, तो आंसर ये नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन हो सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। लार्ज प्रोड्यूसिंग अमेंडेंट नेक्टर एंड पोलन, बिल्कुल भी नहीं। लार्ज प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड दलाई पोलन, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक गलती होती है, उन्हें यही याद रहता है कि लार्ज फ्लावर होना चाहिए। नहीं, एक और कंडीशन मैंने बताई थी, लार्ज फ्लावर भी हो सकते हैं, साथ ही साथ स्मॉल फ्लावर भी हो सकते हैं। अगर स्मॉल फ्लावर हैं तो किस में प्रेजेंट लेंगे? इन्फ्लोरेशंस में प्रेजेंट लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? रिफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर्स। कुछ फ्लावर के गिवन कैरेक्टरिस्टिक तो आप देखिए। लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, asserted stigma and enter, large and often feathery stigma, colorless, odorless and nectarless, common in glasses। तो इन सभी से क्या पता चल रहा है? ये कैसा है? ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, क्योंकि उसमें बड़ा फ्लावर लेता है, नॉन स्टिग्मी पोलन ग्रेन लेता है, लाइट पोलन ग्रेन लेता है, और ताते थे उसके स्टिग्मा और एंटल वेल एक्सपोज लेते हैं एयर से या एसल्टेड लेते हैं। साथ ही साथ जो स्टिग्मा लेता है वो बड़ा लेता है और फेडिली लेता है। तो दी पोलन ग्लैंड तो स्टिकी नहीं है, तो इसके फेडिली लेने के कारण इसमें छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण
पोलन ग्लैंड आसानी से पकड़ा जाता है, साथ ही साथ जो फ्लावर है वो कलरलेस लेता है, ओडरलेस लेता है, और जो ताते नेक्टरलेस लेता है। और ये किसमें कॉमन है? ग्लास की जो स्पीशीज है उसमें ये कॉमन है, ग्लास की जो फैमिली है उसमें ये कॉमन है। तो ये कैसा होता है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो अब फीचर्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब आते हैं इन सी ग्लास। सी ग्लास मतलब जूस स्टेला। जूस स्टेला में जो आपका मेल और फीमेल फ्लावर है वो दोनों पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, तो आंसर यस। साथ ही साथ जूस स्टेला जो है वो मरीन वाटर का है। ठीक है, और मेल फ्लावर लीच सरफेस, ये बिल्कुल भी नहीं। मेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज बायो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन तो है ही नहीं काम की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यूजुअली विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स प्रोड्यूस नॉन स्टिकी पोलन ग्लैंड, यस सर। स्टिकी पोलन ग्लैंड, बिल्कुल भी नहीं। म्यूसिलेज कवर पोलन ग्लैंड, यस सर। लिबन लाइक पोलन ग्लैंड, यस सर। तब तो लिबन लाइक पोलन ग्लैंड भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब तो लिबन लाइक पोलन ग्लैंड भी मिल सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर, आपको लिबन लाइक पोलन ग्लैंड भी मिल सकते हैं। तो अगर मैं मानूँ तो नॉन स्टिकी पोलन ग्लैंड जरूरी नहीं, मैंने बताया तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको यूजुअली बोला है ना, तो यहाँ पे मैं आपको मार्क कर लेता हूँ 3 और 4। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एनसीईआरटी में दी गई है विंड पॉलिन यानी वाटर पॉलिनेटेड के लिए। ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। ऐसे कौन से फीचर है जो कॉमन है विंड और बता देते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में? बताओ कौन से कॉमन है? तो आंसर है आपका बेसिकली पोलन ग्लैंड लॉन्ग और लेबन लाइक होना चाहिए। तो ये तो वाटर के लिए है, यहाँ पे कॉमन बोला है ना। स्टिग्मा लाल जो फेदली होना, तो ये विंड के लिए बस। फ्लावर जो है वो कलरफुल नहीं है, हाँ ये विंड में भी होता है वाटर में भी होता है। फ्लावर जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस निकलती है, यस सर, ये विंड में भी होता है वाटर में भी होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ ओनली ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोल रहा है? लीड दी गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। बी शall दी dominant biotic pollinating agent, आंसर है यस। बोथ विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटिव फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल भी नहीं। तो दी विंड वाले प्रोड्यूस नहीं करते, इंसेक्ट वाले करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो सही है पर स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं? सेलेक्ट दोस प्लांट विच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, जो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जूस टेरा जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होता है, वेलेस्नेलिया वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होता है, वाटर लाइसन एमोर्फेलस और यक्का जो है ये दोनों तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। साथ ही साथ ये भी जो है ये भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का मैंने बताया था, इनकी स्टॉक इतनी बड़ी रहती थी ये ऐसे बाहर की ओर लाइस कर जाते हैं, जिसके कारण ये वाटर के कॉन्टैक्ट में तो आते ही नहीं। तो यहाँ पे इनकी जो पॉलिनेशन है उसमें कौन मदद करता है? उसमें आपका इंसेक्ट मदद करता है। यहाँ से ये जो इंसेक्ट है ये यहाँ से आता है उड़ के और इस पे पॉलिनेट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगा बी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी एंड डी ओनली, सॉरी बी एंड डी ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन डैश कंडीशन मोल both male and female flower are born on same plant for an example of such, and an example of such plant is। तो इन मोनोइसियस कंडीशन या बोल सकते हो यूनिसेक्सुअल कंडीशन बता देते हैं मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में वो होते हैं, बता देते हैं बॉर्न होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल आपका पपाया हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने तो मिलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे पपाया तो यार उसका है ना, बता देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेता है, और वो बता देते हैं कैसा लेता है, डाइसियस लेता है। सॉरी मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये गलती हो गई थी। ये जल्दी जल्दी में मोनोसियस होगा और ये कैस्टल होगा। ठीक है, मैंने गलती से जल्दी जल्दी में ना पपाया बोल दिया, सॉरी, माफ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। गिवन बिलो वो स्टेटमेंट वो इवेंट्स हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। अरेंज देम इन दी कलर सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। इन्हें कलर सिक्वेंशियल ऑर्डर में तारे अरेंज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे ली बैगिन के सिलेक्शन ऑफ एन बैगिन डस्टिन अपोलन ग्लेन इमेस्कुलेशन। जय माता दी, माफ कीजिएगा।
जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये सब दिए हुए हैं द इवेंट्स जो किए जाते हैं, इन्हें गलत ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे बैलेंस लाए जाएंगे। 2 मिनट यार। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस लाए जाएंगे। फिर बैलेंस में क्या किया जाएगा, इमेस्कुलेशन किया जाएगा। फिर बैगिंग कर दी जाएगी। फिर बता देते हैं सिलेक्टिव मेल बैलेंस में से जो डिजायर पोलन रहेगा वो कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद बता देते हैं आपकी डस्टिंग की जाएगी। फिर उसके बाद ली बैगिंग की जाएगी। ठीक है, तो 253 2 ये तो है ही नहीं। 2 3 ठीक है, 2 ये 3 के कारण ये भी नहीं होगा, और आगे मिला लेते 2 3 5। हाँ ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सा डिप्लॉयड है, पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉयड नहीं है। पोलर न्यूक्लियर ऐसा में n+n वाली कंडीशन में, तो आप इसे डिप्लॉयड नहीं बोल सकते। सिनर्जी जो है वो तो आपके ये बता देते हैं वो है हैप्लॉयड। सेंट्रल सेल जो है, सेंटर सेल जो है वो n+n कंडीशन में डिप्लॉयड नहीं है वो। ये जो एग है ये तो n है, ये भी इसी कंडीशन में ना सेंट्रल सेल। ज़ाइगोट जो है वो आपका डिप्लॉयड है, और आपका जो एंडोस्पर्म है वो आपका डिप्लॉयड है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Tapetum nourishes the developing pollen gland. तो आंसर है ये सर। हाइलम represent the junction between ovule and funicle. आंसर है ये सर। In aquatic plants such as water hyacinth and water lily pollination occurs by water, बिल्कुल भी नहीं। Primary endosperm nucleus is diploid. तो आंसर है ये सर। तो 1 2 and 4 are correct, but थर्ड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली फर्टिलाइजेशन normally after fertilization the zygote divides earlier than the primary endosperm ने के बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, यानी बेसिकली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो पहले आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। वो दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, फ्री न्यूक्लियर कर सकता है, ये सेल्यूलर डिवीजन कर सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइड अर्लियर देन दी जाइगोट। ये सर, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, मिल्क ऑफ द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट मिल्क ऑफ द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट दैट एंड द सराउंडिंग वाइट कोकोनट कर्नल रिप्रेजेंट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो टेंडर वाटरली कोकोनट रहता है या जिसे आप मिल्क बोल सकते हो, ये आपका फ्री न्यूक्लियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका साइड साइड में जमा हुआ, आप इसे चटका बोल सकते हो, या जिसे नारियल का भूला बोलते हैं वो बोल सकते हो, या जो वो रहती है सफ़ेद पात वो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो रहता है ये क्या रहता है, सेल्यूलर रहता है। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पहला वाला फ्री न्यूक्लियर और दूसरा वाला सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, क्या बोला है, टुलू एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ। टुलू एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, तो टू पोलर न्यूक्लियर ऑफ एम्ब्रियो से बिल्कुल भी नहीं। एग सेल है ना, मेल गैमेट। यस सर, जब एक एग सेल और एक मेल गैमेट आते फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तब जाते एक टुलू एम्ब्रियो डेवलप हो पाता है। वरना आप अगर इंटेगुमेंट के सेल से, न्यूक्लियस के सेल से, या कहीं और के सेल से डेवलप करना चाह रहे हो, तो वो टुलू एम्ब्रियो नहीं कहलाता। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से डेवलप कर ले, वो टुलू एम्ब्रियो नहीं कहलाता। आप उसे बोल सकते हो कि वो है, पर नहीं कहलाता वो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, क्या बोला है, विच ऑफ दी गिवन स्टेटमेंट द करेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। नहीं, पहले क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो रहता है। वो क्या करता है, वो बनाता है बेसिकली पहले एक तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन, फिर दो वर्टिकल डिवीजन, और दो यानी पहले क्या होता है, जब वो बनते हैं हाइपोफिसिस के सेल बनते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक वर्टिकल डिवीजन और दो हॉरिजॉन्टल डिवीजन के साथ आपका ऑक्टेट बन जाता है। 8 सेल तक आ देते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है। वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है, अब वो आपका बनाता है बेसिकली ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मल्टीपल डिवीजन करके हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाते हैं। तो पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आएगा, तो ये गलत हो जाएगा।
The part of embryonal axis above the cotyledon is called epicotyl and the part below the cotyledon is called hypocotyl. Yes sir, cotyledon के लेवल के ऊपर जो है वो कहलाता है hypocotyl और यानी epicotyl और cotyledon के लेवल के जो नीचे है वो कहलाता है hypocotyl. Monocot seed possess a single cotyledon represented by scutellum. आंसर है yes. तो यहाँ पे 2 and 3 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में. क्या बोला है? इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन. तो किस में स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में स्टोर होता है. एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन. तो आंसर है कोटिलेडन में. आंसर है कोटिलेडन में स्टोर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोटिलेडन, ये पहला ऑप्शन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में. आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो लेवल है ए बी एंड सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो ई क्या है आपका? प्लीम्यूल है. बी के आपके 2 कोटिलेडन है. सी क्या है आपका? लेडिकल है. ठीक है, यहीं पे आपका हाइपोकोटाइल भी आ जाता है. यहाँ पे अगर आपका बोलता तो हाइपोकोटाइल हो जाता. ठीक है, तो ए आपका प्लीम्यूल, बी आपका कोटिलेडन, सी जो है आपका लेडिकल. तो ऑप्शन नंबर 1. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में. आइडेंटिफाई दी पार्ट लेबल सेज ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन. तो ए क्या है आपका? लेटरल, वो है बेसिकली कोटिलेडन जिसे स्केटलम बोलते हैं. ये आपका क्या है? ये है आपका इधर इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है? टाइल है. और ये इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्या है आपका? कोलियोराइज है. ठीक है, तो ये आपका स्केटलम, बी आपका कोलियोटाइल और सी आपका कोलियोराइज. ऑप्शन नंबर 2. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में. क्या बोले? परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड. तो आंसर है पेरिस्पर्म बोलते हैं. और ये किस में पाया जाता है? तो आपका ग्राउंड नट में ये पाया जाता है. यानी ग्राउंड नट, सॉरी, ब्लैक पेपर में, सॉरी ब्लैक पेपर में पाए जाते हैं. मेरे मुंह से गलत निकल गया जल्दी जल्दी में. शांत हो जा मस्त. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में. सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दी पाल्थेनोकार्पी. पाल्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन से फ्लूइड बनाना. तो यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड विदाउट फर्टिलाइजेशन. यस सर. बनाना इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. यस सर. बनाना जो है उसका जो पेड़ है वो सीड प्रोड्यूशन कैपेसिटी या सीड बियरिंग कैपेसिटी लॉस कर लिया. तो पाल्थेनोकार्पी की मदद से उसका जो है, पाल्थेनोकार्पी की मदद से उसका जो फ्लूइड है वो बनाया जाता है. प्लांट हार्मोन आर यूज्ड टू इंड्यूस पाल्थेनोकार्पी इन डिफरेंट प्लांट. तो आंसर ये ऑब्वियस बात है, पाल्थेनोकार्पी हो जाइए एपोमिक्सिस हो जाए, दोनों में प्लांट हार्मोन के साथ ही चेंज किया जाता है. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में. क्या बोला है? लेट द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो. आंसर यस. मोस्ट फ्लूइड डेवलप फ्रॉम दी ओवली आर कॉल्ड फॉल्स फ्लूइड. बिल्कुल भी नहीं, उन्हें ट्रू फ्लूइड बोला जाता है. सीज हैव पुअर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्सल जनरली. यस सर, पुअर एडेप्टिविटी रहती है. सीज प्रोवाइड पॉसिबिलिटी फॉर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट. आंसर है नहीं, वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट की जो वो है पॉसिबिलिटी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देते हैं आपको, वो करता है, देता है, ना कि सीड फॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 3 चाहिए. 1 and 3, 1 and 3, ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट. डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट किससे बता देते हैं? आपके स्टेम कटिंग से, लूट कटिंग से, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन थी, या बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो आंसर है विदाउट गैमेटिक फ्यूजन थे. आपका बिना फर्टिलाइजेशन हुए एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एपोमिक्सिस कहलाता है. अब आते हैं लीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द फिनोमिना ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो इन ईच ओव्यूल इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी. तो आंसर यस सर. ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इन सिट्रस पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू डिवीजन इन न्यूक्लियर सेल. तो आंसर है यस सर. तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. अब आते हैं सेलेक्ट दी मिसमैच पेयर. तो स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है, और ये सही है. पोलन एलर्जी कैलेटगला से होती है. ये चेस्मोगैमस फ्लावर में एंटल और स्टिग्मा जो लेते हैं वो एक्सपोज लेते हैं. क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर कहलाते हैं. चेस्मोगैमस जो लेते हैं वो ओपन फ्लावर कहलाते हैं. जीनोकेमी की बात करें तो ये सेल पॉलिनेशन होता है. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में. द पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स इन. पॉली एम्ब्रियोनी किस में होते हैं? सिट्रस में होते हैं.
पॉलीएम्ब्रियोनिक किस में होता है? सिट्रस में होता है। दी एपोमेटेड एम्ब्रियो इन सिट्रस अलाइसेस फ्रॉम, तो आंसर है एपोमेटेड एम्ब्रियो किससे अलाइज होता है? तो बेसिकली ये है दी जो वो है मैटरनल स्पोलोफिटेड टिश्यू है ओवली में, वो क्या करते हैं, वो एम्ब्रियो बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, क्या बोल रहा है, माइक्रोपाइलल यानी माइक्रोपाइल ऑफ सीड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, किस में इन्वॉल्व रहता है? तो आंसर है ये वाटर और गैसेस दोनों के में इन्वॉल्व रहता है। तो आप ये भी बोल सकते हो, वाटर भी बोल सकते हो, गैसेस भी बोल सकते हो। पहले एनसीईआरटी प्रीडोमिनेंटली वाटर के बारे में बोलती है, तो हम लोग वाटर मार्क करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, क्या बोला है, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इस, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना क्या लेता है? उसका मीजोकार्प लेता है और लेस डेवलप एंडोकार्प लेते हैं। देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बात आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, क्या बोला है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्किस्पोलियम, इस आर्किस्पोलियम क्या करता है? बेसिकली आपका स्पोलोजिनस सेल्स भी बनाता है और उसके आसपास के वॉल भी बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट में भी जो ऐसे ओव्यूल जो है उसमें भी जो न्यूक्लियस के सेल हैं वो आर्किस्पोलियम भी बनाते हैं, और जो बाकी जो सेल्स हैं इंटेगुमेंट ये सब जो सेल्स हैं ये भी आर्किस्पोलियम बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोथ सेल भी बना, बोथ वॉल भी बना रहे हैं प्लस स्पोलोजिनस सेल भी बना रहे हैं। अब आते हैं 47 में, पहली स्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। पहले स्पर्म जो लेता है वो लेता है क्या? वो न्यूक्लियस के सेल्स जो परसिस्ट कर गए हैं, ठीक है, इवन आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। और एंडोस्पर्म क्या होता है, जो जो अब तक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं बनाया वो जाता है एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो कैसे डिफर करता है? तो पहली स्पर्म जो है वो बेसिकली आपका 2n है और जो एंडोस्पर्म है वो 3n है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बी न डिप्लॉयड टिश्यू। अब ये देखो, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 48 में, विच पार्ट ऑफ फ्लूइड लेबल इन द गिवन फिगर मेड इट अ फॉल्स फ्लूइड। इस फिगर में जो ये पार्ट मार्क किए गए हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन से पार्ट के कारण बता देते हैं ये जो फ्लूइड है ये बेसिकली फॉल्स फ्लूइड बन रहा है? तो पहली बात ये समझो, ये एप्पल का दिया हुआ है और यहाँ पे ये फॉल्स फ्लूइड क्या होता है, तो इसमें थैलेमस इन्वॉल्व हो जाता है। जो लोग एप्पल का पार्ट खाते हैं ना वो असल में थैलेमस लेता है, और वो लेता है ये वाला पार्ट ना, और ये क्या है, सी। ठीक है, तो सी थैलेमस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्लावर ऑफ टुलिप इज अ मॉडिफाइड फ्रूट। आंसर है ये सर, जो टुलिप लेता है उसका जो फ्लावर है वैसे में मॉडिफाइड फ्रूट ही है, ऑब्वियस सी बात है। इन टोमेटो फ्लूट इज कैप्सूल, बिल्कुल भी नहीं। सीड ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, बिल्कुल भी नहीं। प्लेसेंटा इज अ प्लाइमोस इन बेसल, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी की भाग लगी, ठीक है, बोला ना इसमें मॉर्फोलॉजी और सेल साइकिल मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी का जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड फ्रूट है, तो पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, फिलीफॉर्म एपेलेटस इज अ कैलेटस्टेस ऑफ, तो फिलीफॉर्म एपेलेटस किसका कैलेटस्टिक फीचर है? तो आंसर है वो सिनर्जिस का कैलेटस्टिक फीचर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आज मुझसे पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। Intine is made up of cellulose and pectin, yes sir. The pollen is said at two cell stage and double fertilization does not occur. नहीं, ऐसा नहीं है कि पोलन के लिए ना अगर टू सेल स्टेज में सेट हुआ है एंथर से तो वो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जब वो पॉलिनेट करता है, पोलन की फॉर्मेशन होती है ना, तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपने आप दो में बच जाता है। जमतदी वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन दी जनरेटिव सेल, तो आंसर है यस सर। पोलन ग्लैंड इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, आंसर है ये सर, जैसे सोलेनेसी हो गया, लेगिमिनेसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग क्या ऑप्शन नंबर 2, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल गैमेटोफाइट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो फीमेल गैमेटोफाइट तो रिप्रेजेंट करता है आपका ओव्यूल। अब आते हैं पहली स्पर्म क्या है, पर्सिस, देन न्यूक्लियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, व्हेन पॉलिनेशन इज कॉमन इन, तो आंसर है ग्लासेस। Total number of meiotic division required for 100 zygote and 100 zygote for 100 grain of wheat is, 100 zygote से 100 grain of wheat बनाने थे कितना लगेगा? तो ये तुम लोग मुझे बताना, ठीक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 125 डिवीजन तुम लोग तो लगेंगे। What is the function of tassel in corn cob? तो कॉर्न कॉब का मैंने जो डायग्राम बताया था उसमें मैंने बताया था टेसल जो है वो आपके एंथल और स्टिग्मा एंथल
और फिलामेंट है, और जो आपके ईयर हैं वो आपके स्टिग्मा और स्टाइल है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन, ऑब्वियस सी बात है वो एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है, तो एंथर फूटेगा तो पोलन ग्रेन डिस्पर्स होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, एटेलेक्टिन एंड लिवोड आर रिक्वायर्ड फॉर, एटेलेक्टिन एटेलेक्ट करने के लिए, लिवोड फ्लोरल लिवोड किस चीज के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेटेड रहते हैं, बेसिकली एंटोमोफिली की बात कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, क्या बोला है, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ जंप पोल, जंप पोल का फंक्शन क्या है, तो जंप पोल का फंक्शन है बेसिकली वहां से पोलन ट्यूब बनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एज, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म किस फॉर्म में सेड होता है, तो आंसर है वो या तो 2 सेल्ड स्टेज में सेड होगा या 3 सेल्ड स्टेज में। तो यहाँ पे 2 सेल तो दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए 3 सेल्ड स्टेज वाले मान लेते हैं, यानी आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहीं पे था, यहीं पे खत्म होता है, एंड होता है। ठीक है, अब तो लो तो बताना है, तो लो तो कहाँ पे डाउट हुआ, ये इसकी आंसर की है, मैं तो इसी के साथ अब आंसर की देने लगा हूँ। ठीक है, तो इसे तो लो सॉल्व कर लेना। ठीक है, और मेरी बात मत भूलना, जो मैंने हिस्ट्री का तो लो तो आज लेसन दिया है, वो बात मत भूलना, अपनी जो स्लेव माइंड सेट है, यहाँ पे कुछ लोगों था यानी कुछ नहीं, बहुत से लोगों था, उससे बाहर निकलो। जो आपके एंसेस्टर्स के साथ अन्याय किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी आप बस ताते थे वो ग्लोबल ताते थे जियो पॉलिटिक्स या ये सब के नाम से, आप बस उनके साथ हाथ मिला लो, बस उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने या गले वाले मिलने की वो मत करो। तो वो आपके पूर्वजों का वो होगा, ताते थे हैं, अपमान होगा, जिन्होंने अपना खून बहाया, अपनी वो बिछाई है, अपनी बॉडीज बिछा दी, अपना जो शरीर है उसे वो कर दिया, बलिदान कर दिया, बस आपको वो स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है, तो उनका अपमान मत कीजिए। उन अभी आप बोल सकते हो कि हाँ सर अभी यानी सर अभी के समय में वो मैटर नहीं करता, अगर नहीं मैटर करता तो तुम क्यों नहीं दिए, तुम क्यों नहीं दिए उस समय अगर तुम दिए रहते तो अपनी जान स्वतंत्रता के लिए, तब पता चलता ना मैटर करता है कि नहीं। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच जो है तो लगता है बहुत से जनता थी, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स तो मिलाना नहीं चाहिए। तो मैं ये बात बता दूं, स्वतंत्रता के बाद एटलीस्ट 50,000 लोग तो 50,000 इंडियंस तो पाकिस्तान ने मार ही दिए हैं। लोग बता दें, जो बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स लेते हैं वो कवर करते हैं कि एटलीस्ट 50,000 तो मार ही दिए इंडियंस। और अगर ऐसा किसी और देश में होता थी, कोई उनकी नेबरिंग कंट्री अगर उनके 50,000 तो मार ली है, तो अभी तक वो कंट्री उनके साथ फुल वॉर में चल रही रहती। भारत नहीं गए, ये भारत की गलती है। ठीक है, तो ऐसी गलती उन लोग के साथ ना करें, समझ में आया। तो मैं यहीं पे लगता हूँ, जय माता दी। ठीक है, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम, जय राम जी की।